नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने सभी को सदस्यता दिलाई। ने कहा कि अन्य दलों से बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जेजीपी में उच्च पदों पर रहे हैं अशोक शेरवाल का एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो जजपा में उच्च पदों के ऊपर रहे हैं। अशोक शेरवाल जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने बैसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और वो अब राष्ट्रीय सचिव जजपा के पद के ऊपर काम कर रहे थे। कुसुम शेरवाल जी भी कई विभिन्न पदों के ऊपर जजपा में काम कर रही थी और हरपाल कंबोज जी जो जजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं सबका स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को, गरीब की चिंता करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है और उसी सोच को लोग उसके अंदर शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है, उनके लिए नीतियां चलाई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे युवा है और चाहे गरीब है, ऐसे सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और लोगों ने ये प्रण भी कर लिया है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित और आगे बढ़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर अशोक शेरवाल जी और कुसुम शेरवाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी कंबोज, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूं।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां अंबाला में सीएम सैनी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया करेंगी नामांकन दाखिल। नामांकन के दौरान सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद सीएम लोगों को संबोधित भी करेंगे। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम नायब सैनी विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में प्रचार करने उतरेंगे नायब सैनी। आपको बता दें, बंतो कटारिया आज नामांकन दाखिल करेंगी। उनके नामांकन के दौरान सीएम मौजूद रहेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम जनता को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी बंतो कटारिया के समर्थन में प्रचार करने चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया। नामांकन के दौरान सीएम नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नायब सैनी जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से 4 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि राज बब्बर को हरियाणा के गुड़गांव से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इनेलो के सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी अनूप दहिया का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ बर्बरता की है। किसानों के मुद्दे को सरकार ने नकार मिला है और बहुत ही अग्रेसिव होकर लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे हर हाल में हम वोट इनेलो पार्टी को और आपको देंगे। कौन से मुद्दे जो जनता के बीच में रहने वाले हैं आपके? सबसे पहला मेरा मुद्दा किसान की सेवा। किसानों के साथ जो बर्बरता होती है वो बहुत गलत नहीं होनी चाहिए। किसान का जो है उसकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ बच्चे जो हैं हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो है बच्चे जो पढ़ते हैं उनका मुकाबला वो नहीं कर पाते। हम सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी पढ़ाई करें जो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला वो बच्चे कर पाएं। सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी ने गन्नौर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में विकास के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 हो गया था, लेकिन वर्तमान बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने हरियाणा को अपराध, नशे, बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया। अब हरियाणा विकास के मामले में बहुत पीछे जा चुका है, लेकिन अपराध में नंबर 1 हो गया है। बहुत बढ़िया, हमने 2 कार्यालयों का उद्घाटन किया, पहले गन्नौर, अब राई। ऐतिहासिक भीड़, आप मेरे मित्र बंधुओं, आप देख रहे हैं ये कार्यालय के शुभ मुहूर्त पर आज हमने दोनों कार्यालयों का मुहूर्त किया है, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर के सोनीपत लोकसभा सीट जिताने का कार्य कर रहे हैं। मैं सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी हमारे चाहे सोनीपत के लीडर हैं, गन्नौर के लीडर हैं, राई के लीडर हैं, अनेक जो जगह खरखोदा के लीडर हैं, सब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और सतपाल ब्रह्मचारी के साथ हैं। कौन से मुद्दे होंगे जी आपके जो सोनीपत में? मुझे 5 न्याय यात्रा हैं। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में तोशाम विधानसभा के गांव कैरू में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली में कहा कि महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस का काम देश को आजादी दिलाना था। आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को भंग करना चाहते थे, परंतु नेहरू ने कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया। बिना चुनाव के ही वो प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भी कांग्रेस को लेकर महात्मा गांधी का अनुसरण करने में जुटे हैं। देश की संस्कृति न जानने वाले राहुल गांधी कांग्रेस को देश से खत्म करने का कार्य कर रहे हैं।
तो ये दोनों चीजें जो बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने या आपकी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए, और इसके कारण से उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा। 5 मई को करनाल में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा फरीदाबाद के मवई गांव में पहुंचे, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों और अन्य वर्गों के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने तमाम लोगों को परशुराम जयंती को लेकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का न्योता दिया। आज का आने का मुख्य उद्देश्य न्योता देने का है। एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है आने वाली 5 तारीख को करनाल में पुरानी सब्जी मंडी में। तो मैं उसी का न्योता देने आया हूं और मैं अब तक 16 से 17 जिले कर चुका हूं और मुझे बहुत ही उत्साह मिला है, प्रेम और प्यार मिला है जहां भी मैं गया हूं। मुझे वही उम्मीद है फरीदाबाद से भी, मैं अभी पलवल से आ रहा हूं, वहां पर भी लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में भागीदारी, अपना सहयोग देने का मुझे आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और भरोसा है। आज इंडिया गठबंधन की पहली चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। इस दौरान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से पूरे भारत में इंडिया गठबंधन हुआ और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन ने टिकटों का बंटवारा किया, उससे देश के लोग मन बना चुके हैं कि हमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाकर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे। इसी का नतीजा है कि आज पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की हवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं एमएलए था। पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन की हवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी कड़ी में हमने हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की इंडिया गठबंधन के दोनों धड़ों से, पार्टियों से हमने कल विचार विमर्श किया कि हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि दोबारा बार बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर कठिन हो जाती है। नेता आएंगे वो तो करते रहेंगे। तो आज का मकसद था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हम चुनाव प्रोसेस को तीनों पार्टियों के जो दूसरे हमारे घटक हैं सब मिलकर के सुचारू रूप से चला सके। नामांकन की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बता दें कि 25 मई को तीसरे फेज के चुनाव होने हैं, छठे फेज के चुनाव होने हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह की अधिसूचना जारी करने के साथ ही आम चुनाव के लिए नामांकन का कार्य भी शुरू किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार हरियाणा प्रदेश की 10 फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके साथ प्रत्याशी निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 29 अप्रैल से 6 मई तक अवकाश के दिन को छोड़कर कमरा नंबर 108 प्रथम तल उपायुक्त न्यायालय कक्ष लघु सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में दिए जा सकते हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि नामांकन के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया है। नामांकन की प्रक्रिया आज 29 अप्रैल से शुरू हो गई है फरीदाबाद में। तो इसमें कोई भी कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन करने आ रहा है वो 11 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं और ये प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 6 मई को 3 बजे आखिरी एंट्री होगी, 3 बजे के बाद में कोई एंट्री किसी की नहीं होगी। कौन कौन उम्मीदवार के साथ में लोग आ सकते हैं, कितने की एंट्री होगी अंदर? टोटल 5 लोग आ सकते हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट।
तो 5 लोग से ज्यादा की एंट्री अलाउड नहीं है। और साथ ही 100 मीटर की हमने पेरिफेरी भी बनाई है, बैरिकेडिंग कर रखा है, तो उसके अंदर सिर्फ 3 व्हीकल प्रति कैंडिडेट वो लेके आ सकते हैं, और जो नॉमिनेशन हॉल है या जो कोर्ट रूम है उसके अंदर सिर्फ 5 लोग आ सकते हैं। विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि झज्जर पुलिस के एक होमगार्ड को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी होमगार्ड का नाम सतेंद्र बताया जा रहा है, जो झज्जर जिले के छूछकवास पुलिस चौकी में इन दिनों कार्यरत हैं। बता दें कि विजिलेंस विभाग की टीम ने होमगार्ड सतेंद्र को गांव भिंडावास से गिरफ्तार किया है। आरोपी होमगार्ड के कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। कल दारा सिंह है जो हाल के सरपंच है गांव भिंडावास से, तो इन्होंने हमें लिखित सूचना दी है कि उनसे सतेंद्र होमगार्ड है जिसकी की ड्यूटी छूछकवास चौकी में है, वो फरवरी में उसको सरपंच को डराया गया कि आपके फोन से किसी सुनीता नाम की महिला के पास असली मैसेज हो रखे हैं। तो इस डर में आकर सरपंच ने और अपनी बदनामी के भय से सतेंद्र द्वारा 1.5 लाख रुपए मांगे गए, और 1.5 लाख रुपए मांगने के बाद 1.5 लाख रिश्वत राशि से सतेंद्र को सरपंच ने हवाले कर दिया। लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बैनर और पोस्टर लगाए हैं। आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ने के लगा है, साथ ही लू चलने का अंदेशा भी हुआ है, जिसके चलते डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सड़कों पर अभी से ही लोग सर और मुंह ढककर या फिर छाता लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन और हीट स्ट्रोक के नोडल अधिकारी डॉक्टर ए.के. यादव ने डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कई टिप्स दिए और बताया कि जनता को पोस्टर और बैनर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। मैं डॉक्टर ए.के. यादव, डिप्टी सिविल सर्जन फरीदाबाद और हीट वेव के मैं नोडल भी हूँ। तो जैसा कि आपने कहा सही कि हमने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जागरूकता के लिए लगाए हैं, और इतना ही नहीं, हमने हर सब सेंटर तक अपने ORS सेंटर भी खोले हैं और रिहाइड्रेशन सेंटर वाटर थेरेपी के लिए। तो इसका सारा उद्देश्य यही है कि जो भी आप हीट वेव का माहौल चल रहा है, जैसे लू लगना कहते हैं, तो आज जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा हीट वेव की संभावना भी बढ़ेगी, तो लोग सावधान ही रहें। इस मकसद हमारा यही है, लोग सावधान भी रहें और अपना जो इससे संबंधित जो भी उपाय हैं वो अपना अपनाएं और उनको हम जागरूक करें कि कैसे अपना वो इससे बचाव कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये जगह जगह पोस्टर और बैनर लगवाए। हरियाणा के यमुनानगर में स्पेशल सेल की टीम ने यमुनानगर के थाना छप्पर सरस्वती रोड स्थित गोदाम के पास से एक युवक को भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को अफीम सप्लाई करने के लिए 25,000 की कमीशन मिली थी। ये कल हमारे स्टेशन स्टाफ को मुखबरी मिली थी कि एक हमेंद्र नाम का आदमी है जो कि अफीम लेके और अपना छप्पर एरिया में आया हुआ है। अगर मोरी रेड की जाए तो उसको हम पकड़ सकते हैं। तो मैंने टीम तैयार करवा के तो वहाँ पे उसको भेजा, तो जो हमने हमेंद्र को वहाँ पे गिरफ्तार किया, जिससे हमें 2 किलो अफीम बरामद हुई। तो जो पूछताछ में हमें पता लगा कि ये बीच में एक कैरियर है, जो मेन था वो मेहरबान नाम का व्यक्ति है, जो कि बरेली का रहने वाला है, और ये यहाँ पे विपन लड़का है जो गंदापरे का है, छप्पर थाना में पड़ता है गंदापरा, तो उसको देने के लिए आया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई 12वीं की परीक्षा का परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिया गया। यह परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.organisation.in पर देखा जा सकता है। 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.31% तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 65.32% रहा है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है।
कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा ओपर स्कूल और रीएपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है, तीनों फैकल्टीज का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में अवैध शराब सप्लाई करने वालों के खिलाफ प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान 75 लाख रुपए मूल्य से अधिक की 10,500 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही अलग अलग टीमें बनाकर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी स्थान पर अवैध रूप से शराब की सप्लाई न हो, इसके लिए आबकारी विभाग से 6 स्थानों पर नाके लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो जैसा कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद में स्पेशली एक आशंका रहती है कि चाहे शराब हो, चाहे फ्रीबीज हो, चाहे बाकी कैश हो, उसको यूज करके तो वोटरों को प्रभावित करा जा सकता है। तो वैसे नॉर्मल रूटीन में भी हमारी कार्रवाई चलती है, परंतु जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है 16 मार्च से, तब से हमने ये कार्रवाई थोड़ी और तेज कर दी है। तो इलेक्शन कमीशन की और सीईओ हरियाणा सर की भी डायरेक्शंस हैं। तो फरीदाबाद में करीब 21,000 लीटर हमने शराब सीज करी है अभी तक। तो आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेंगी। सर ये एक जगह से पकड़ी है, अलग अलग जगह? तो अलग अलग जगह से हैं। तो एक जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें करीब 10,500 लीटर हमने परसों रात में पकड़ी है। बाकी जो है वो अलग अलग जगह से। कहां से? हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।